अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और रात का जलसा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बिलाशुबा एक तारीख़ी था। नई तारीख़ रकम कर दी है उन्होंने, और हमेशा से इमरान खान साहब कह रहा है कि वो तारीख़ भी रकम करते हैं, तारीख़ भी बदलती है और तारीख़ भी बदलती है। ये हम लायद मूवमेंट में किया करते थे कि एक दिन से दूसरे दिन का जलसा लेके उसका एक इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। इमरान खान साहब हैज़ इमर्ज्ड एज ए स्टेट्समैन और कौम बना रहे हैं इसको, इस हजूम को, इस भीड़ को, और उम्मीद है ये बन चुकी होगी। अब हालात तो बहुत बुरे हैं, तमाम अपोजिशन जमातों के अपना चेहरे बिगड़ गए हैं। अब कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, डिफेंसिव मोड में फिर रहे हैं। और अब तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं, यानी कि इमरान खान साहब को पेज पे लाया जाए, पिच पे लाया जाए कि वो बातें मान जाएं। लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते हैं और अब ऐसी बातें भी हो रही है कि जनाब पता नहीं है वहाँ, वो तो शायद हमारा अपना ही किसी का प्लान था, पता नहीं किसका प्लान था, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन क्या आपने चेहरा देख लिया है इस हुकूमत का, जो मौजूदा हुकूमत है, और वो कहाँ खड़ी है आप समझ सकते हैं। और इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लाइन ऑफ एक्शन आपको दे दी, क्या करना चाहते हैं, किस तरह लेके जाना चाहते हैं, और उनका स्पेस सेशन हर एक ने देख लिया, वो भी रिकॉर्ड रहा है। यानी एक जलसे में 4, 5, 10 हज़ार इकट्ठे हुए, वो जलसे में लोग मौजूद थे भाई, वो ट्विटर पे लोग बैठे हुए थे। 1,64,000 टिकटॉक भी चल रहा था, फेसबुक भी था, यूट्यूब भी था, तो 10 लाख के करीब क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अगर मैं देख रहा था या मैं सुन रहा था तो मेरे साथ 10 लोग और बैठे हुए थे, वो भी सारा सुन रहे थे। ये तो सिर्फ आप प्रेजेंस अगर देखें तो ये तारीख़ एक नई जहाद की तरफ जा रही है, लिखी जा रही है तारीख़। मैं फिर बताना चाहूँगा, ये लिखी जा रही, ये अनमिट नकूश हैं, ये मिट नहीं सकेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में, चाहे पहले आपको ज़रा मरीम नवाज़ की, अब जो 25 अप्रैल को मंडे को हेयरिंग होगी, इनको ज़मानत मिली थी, और आज जो बहस हुई उम्रा की अदायगी की इजाज़त के लिए मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जैसे शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। 27 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि जी सऊदी अरब जाना चाहती हूँ, अदालत उम्रा की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे, और ये पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त है। और जो ज़मानत जब दी थी जस्टिस सरदार नईम और अली बाकर नजवी साहब ने की थी, और आज इन्होंने कहा कि भाई ये तो वो सुन रहा था बेंच, तो उन्हीं के बेंच के पास जाए और वही सारे मामले को देखे। उन्होंने ऑर्डर पास किया था, और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब यहाँ पर मौजूद है। और चौधरी शुगर मिल में ज़मानत दी थी, 7 करोड़ रुपया जमा करवाया था। ये लूट मार के पैसे की बात हो रही, जमा है आज भी। वो ऑर्डर उतना चल रहा होगा, और पासपोर्ट का भी कहा था इन्हें रखने का। अब जो प्लान है, ये सऊदी में जाके वो कंस्पिरेसी करना चाहते हैं, उधर से नवाज शरीफ आना चाहता है, हमजा जितने भगौड़े हैं वो सारे आना चाहते हैं, इधर से ये जाना चाहते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होना चाहते हैं। तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना जी, और एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी बड़ी वजाहत के साथ, ठीक है। और कल डिवीज़न बेंच से दूसरे डिवीज़न में जब जाना था, मार्क होना था, तो वो बेंच तो नहीं ना बैठता ना, और स्पेशल बेंच तो नहीं हर दफ़ा मिलना है इनको, हफ्तों में भी बैठ जाना। आगे जुमे वाले दिन डीवी नहीं होती है, तो इसलिए डेढ़ मंडे को इनका बस चले तो ये इतवार वाले दिन भी समाअत कर लें, और यानी जुमे वाले दिन भी समाअत कर लें, हफ्ते वाले दिन भी समाअत करा लें। चलें, छोड़ें इस बात को। लाहौर हाई कोर्ट में रात मैंने आपको बता दिया था, तहरीरी फ़ैसला वो जारी हो गया कि हल्फ ना लेने के हवाले से अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज शरीफ और काफली की दरख्वास्तों पर फ़ैसला जारी किया है, और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस किया है, और काफली की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया, उन्होंने निपटा दिया कह सकते हैं। एडवोकेट जनरल इस मामले में मावनत करेंगे। 27 का ऑर्डर नोटिस हुआ है उन्हें, और गवर्नर से हदायत लेके पेश होने का कहा आज के लिए। और चलते हैं हम आपको आगे लेकर। और वो दरख्वास्त जो फ़रीक बनने की दी थी, उसमें चीज़ का इस्तफार था कि आप क्यों बनना चाहते हैं। और इस पर काफली की तरफ से आया कि मुनासिब अंदाज से नहीं हो, बात तो वो ठीक कहते हैं। और यहाँ उन्होंने बताया कि ये मामला सिर्फ उनके पास ये नहीं है, उनके पास सिर्फ मामला ये है कि गवर्नर ने हल्फ लेने के हवाले से बात है, और इस हल्फ लेने से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इस पर हम काफ लीग की तरफ से आया कि हमारी इस बात का मौक़िफ़ है कि वज़ीर का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ। ये गवर्नर जवाब देंगे उनका क्या मौक़िफ़ है, असम्बली में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये देखना अदालत का काम नहीं है। ये वो सारी चीज़ें जो सारी मैं रात बता चुका हूँ, लेकिन अब तक मैंने शॉर्टली आपको चीज़ें बताई। अब आते हैं मेन इशू की तरफ। अब वो है आइन का आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला। आज जो टोटल आर्गूमेंट्स का रक्स रहा है और जो मैं कहता हूँ कि वोट नहीं डाल सकते, अमानत में ख़यानत है। रज़ा रब्बानी साहब ने जो बहस की है अजीब व गरीब से फ़िलोसफ़िकल बहस, ना सर ना पैर उनके, लेकिन अली ज़फ़र ने बहुत ज़बरदस्त बहस की है और आज वो अदालत को लेके आया है इस बात के ऊपर कि ये वोट ही नहीं डाल सकते और मुख्तलिफ़ हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं। जस्टिस उमर ताब इंदयाल की सरबराही में 5 मेंबर बेंच ने की और रज़ा रब्बानी पेश हुए और वो जमहूरी इदारों पर बदनीति तनकीद के 2 तरह के नताइज बरामद होते हैं। ये उतना है, बदनीति पर मबनी तनकीद से या मुल्क फाशिज़म की तरफ जाता है या सोवियत यूनियन बनता है। अजीब वगैरह अब ऐसे आपको बताया ना, कुछ नहीं है। इस पर चीज़ से आपके दिमाग थे कि सुप्रीम कोर्ट जो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है, ठीक है ना जी, और आइन के लिए खड़े होने पर ही इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चले। ये अब रज़ा रब्बानी उन लोगों में साथ अप्रिशिएट करते रही है जो अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम चलती रही है। आइन के लिए खड़े होने पर इदारों के खिलाफ मुहिम चली है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत जवाब दिया जस्टिस उमर ताब इंदयाल साहब ने। अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए भी खुले हैं। अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। तारीख़ बताती है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देकर पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों के साथ दिया है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। कुर्बानी देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। इसमें रज़ा रब्बानी साहब का अपना जो स्टाइल है, इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह के दी गई डेक्लेरेशन का जायज़ा ले सकता है। कमीशन बाख्तियार है कि डेक्लेरेशन के शवाहिद शक व शुबूहात से पाक हों। यानी अजीब व गरीब सी बात कर रहे हैं, एक बंदा डिफेक्शन कर रहा है, हर एक ने देख लिया है या फ़िलासफ़ी आपने दी है। लाजमी नहीं कि पार्टी से वफा न करने वाला ईमानदार कागजात नामजदगी में दिया गया पार्टी से वाबस्तगी का। ये आपको टिकट किस लिए दिया है? टिकट इसलिए दिया कि पार्टी के वफादार रहेंगे। जो मज़ीक है असल वो है जो बतौर रुकने कौमी असम्बली उठाया जाता है। आर्टिकल 63 अरकान को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने का खौफ दिलाता है। अरकान को इल्म होता है कि पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया तो नताइज क्या होंगे। अटारनी जनरल मगरबी जमहूरियों की मिसालें देते रहे जो गैर मुतल्लका हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें दूसरे मुल्क की तरह इदारे ना बन सके। रियासत अरकान, ये जितने भी बातें हैं उन्होंने यहाँ बैठ के इस्तीफ़ा देना और इनहराफ पर वो आर्टिकल 61F का कहना वो इतलाक़ नहीं होता है। 63 के हवाले से उन्होंने अपना टोटल जो फोकस रखा हुआ है ना, पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने से पहले इस्तीफ़ा देना हमारे हालात में ऑप्शन नहीं है। अब ये अजीब व गरीब सी बात है। मेरा हल्का पूरा सिंध है, सेंटर भी ख़ुद को कहलाना पसंद करते हैं। अब यहाँ जैसे जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स थे और इस्तीफ़ा देने का मतलब सियासी कैरियर का ख़ात्मा है। कैसे सियासी कैरियर का ख़ात्मा है जी? आप इस्तीफ़ा दे देंगे, आज छोड़ेंगे, दूसरे के पास आ जाएंगे, फिर आप झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, फ्रेब करेंगे। अली ज़फ़र ने जो है ना वो 63A के तहत मिलने वाली सज़ा का हवाला दिया है। क्या मुनहरफ अरकान जो है ना ताहयात नायल हो सकता है या नहीं, इस पर आज नरेटिव बिल्ड किया है। 63A कहता है कि मेंबरशिप ख़त्म करके नशिस्त को खाली डिक्लेयर किया जाए और 62(1)F को भी पढ़ा है और अटॉर्नी जनरल ने 63A के साथ 62(1)F को भी पढ़ा है। पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देना आइन की खिलाफ वर्जी है और इस पर जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी के क्या नताइज हों। क्या आइन की हर खिलाफ वर्जी पर ताहियात नाइली है? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने नताइज मुख्तलिफ होंगे। बतदरीज अपने वो दलाइल में उन्होंने आगे साधे 62(1)F रिश्वत की बिना पर मुनरफ होने वाले जो है ना जी साबित हो जाए तो इस पर इतलाक़ होगा। ये अमानत में ख़यानत है। कैसे अमानत में ख़यानत है? आप मिसाल के तौर पर अगर आप स्पेशल सीट्स ले लें तो उसने इलेक्शन भी कोई नहीं लड़ना, वो आपके दी हुई टिकट की पे आ जाना है और कल आप मुकर जाएँ। आप तो अमानत में ख़यानत है, आपने तो वही जाना ही जाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इस्तीफ़ा दें या ओपन होगा और आपकी जगह कोई दूसरा बंदा आ जाएगा यहाँ। और मुनरफ अरकान को वोट की कोशिश से कैसे रोकता है? ये जस्टिस जमाल मंदोखिल का वोट कास्ट होगा तब ही चेयरमैन कार्रवाई करेगा। जैसे जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स हैं। रज़ा रब्बानी ने कहा कि ये वोट चैलेंज होगा जिसका फ़ैसला किया जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन, मेरा मानना है कि सिर्फ अदालतें ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। चौधरी मोहम्मद अली ने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे साथी मुझे साथ छोड़ गए। ये हिस्ट्री की बात हो रही है। उसके बाद नून की बात हुई और बाकी वज़ीर आज़म कईयों की बात हुई अदालत के सामने
और फिर जिक्र किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट, 2/3 अक्सरियत मिली इनको। और भुट्टो पोस्ट के पास अपोजिशन के पास गया और कहा कि मुझे ये चाहिए। आर्टिकल 96 आइन में शामिल किया। आर्टिकल 96 के मुताबिक अक्सरियत में कुछ लोग रहनुमा के ख़िलाफ़ जाएं तो उन्हें नहीं गिना जाएगा, ये कहा गया। अपोजिशन ने भुट्टो से आर्टिकल 96 शामिल करने की वजह पूछी। भुट्टो का अपोजिशन को क्या, मुझे जमहूरियत के लिए 10 साल चाहिए, अगर ये रहेगा तो जमहूरियत आपकी कामयाब रहेगी, परवान चढ़ेगी। 63A को शामिल करने का मकसद सियासी जमातों को मजबूत करना था। मुनफ़ रुकन आइन अवाम और सियासी जमात से ये बेवफाई नहीं करता। वोट ना देने वाला हो तो पार्टी से इनराफ करता है, जैसी जाज़ुल हसन के रिमार्क्स हैं। वोट ना देने पर भी नताइज होंगे। दूसरे अल्फाज आप ये कह रहे हैं कि 63A वोट कास्ट करने की इजाज़त तो देता है, गिनेगा नहीं, यही हम कह रहे हैं आपको। आर्टिकल 95 के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब हो तो दूसरे 63A में दे दिया गया तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट आता है। जिस वोट से ईवान बाला में तब्दीली आ जाए वो गैर कानूनी होगा। 63A को शामिल करने का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करना था। मुनर्रफ अरकान इरादतन धोखा देता जानबूझ के। आर्टिकल 95 पर अमल दरामद होने के बाद आर्टिकल 63A पर अमल शुरू हो जाता है। और यहाँ फिर वो मखदूम अली खां के वाले से उन्होंने बात की है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि नई कबीना आ गई, पता नहीं उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। अदालत ने कहा कि अब केस को अब कबीना के सामने रखे, कोई नया फ़ैसला भी हो सकता है। और जो मैं बात आपको कह रहा हूँ यहाँ नटशल में जो बात बतानी है कि जो पार्टी का टिकट लेके आए वो अमानत है, आप अपने उनके ख़िलाफ़ देंगे, अमानत में ख़यानत है, ये वोट भी काउंट नहीं होगा। स्कीम यही है। स्कीम में मैं फिर बताता चलूँ कि मेरा आर्गूमेंट क्या इसमें डेवलप किया है। आर्टिकल 17 के अंदर लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, इनके अगेंस्ट जब आप जाते हैं ऐसा बंदा मेंबर नहीं बन सकता जब आप डिसेंसी और मॉरलिटी के ख़िलाफ़ भी जाए। ये आईन ने लिखा है। आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके समझने के लिए। जब इसको आप मिलाएंगे आर्टिकल 63A के साथ तो डिफेक्शन हो नहीं सकती है। डिफेक्शन के लिए आपको वजूहात बतानी होंगी, रीजनिंग देनी, और रीजनिंग वही है जब मुल्क की सालमियत के खिलाफ करेंगे, जहाँ आप पैसा पकड़ के जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ किया, जिन सियासी जमातों ने किया उन पर डिफेक्शन लगती है और उन पर, और यहाँ आप वो वोट ख़रीद के आप अपना हुकूमत गिरा दी, आपने जमहूरी अमल सारा गिरा दिया। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आपको रीज़न देनी पड़ेगी। और इसको जब आप हलफ के साथ पढ़ेंगे, 95 के साथ पढ़ेंगे, नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकती है जब तक रीजनिंग ना हो, और रीजनिंग के लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर रूल 37-38 है। रूल 37 में लिखा है पहले लीव देनी है, पहले इजाज़त देनी है, फिर लिखा है बहस होनी है। ये बहस क्यों होनी है, लीव क्यों नहीं, इसलिए होनी है आपको जस्टिफाई करना है कि क्या, यानी ये नहीं कि अजहर सिद्दीक की शक्ल अच्छी नहीं है, अजहर सिद्दीक ने इलाके में काम नहीं कराए तो उसको उठाकर बाहर फेंक दे। ये कभी भी मंशा नहीं रही आइन के आर्टिकल 63A की। तो आइन का आर्टिकल 63A को सामने रखते हुए वोट नहीं डाला जाएगा, काउंट डाला जाएगा, काउंट नहीं होगा, उसका शुमार नहीं होगा और उस पर डिफेक्शन का इतलाक़ हो जाएगा और उसकी नाअहली भी ताहियात होगी। ये नहीं कि जनाब वो पहले जो अमल है वो जायज़ हो जाए और उसको सज़ा हो जाए। ये तो कभी भी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस या वैसे जुरिस्प्रूडेंस का कभी भी ये राइट नहीं है, कभी भी ऐसी बातें नहीं है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।